सर एनडीए में नहीं हो पाया था, आर्मी को ज्वाइन करना चाहता हूं, ऑफिसर बनना चाहता हूं, अपनी देश की सेवा करना चाहता हूं, क्या कोई रास्ता है? लॉ कर रहा हूं, क्या मैं एलिजिबल हूं? क्या सिलेक्शन प्रोसीजर हो सकता है? कैसे पहुंच सकता हूं उस स्टेज तक? दोस्त अगर ये सारे सवाल हैं तुम्हारे, तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है। इस वीडियो को एंड तक देखो और तुम्हें पता चल जाएगा कि कैसे तुम जज एडवोकेट जनरल बनकर इंडियन आर्मी को एज अ लॉयर सर्व कर सकते हो। तो हाय गाइस, दिस इज अभिषेक तिवारी। बात करेंगे आज जज एडवोकेट जनरल के बारे में। जी हां, आर्मी की एक बहुत ही ज्यादा रेप्यूटेड पोस्ट है। इस जगह पर जाने के लिए सभी लोग एक तरह से तरसते हैं, कह सकते हो। जिनको भी इसकी नॉलेज है वो यहाँ पहुंचना चाहते हैं। तो अगर तुम इस वीडियो तक आ चुके हो तो इसके बारे में सब कुछ जानकर जाओ, क्योंकि क्या पता ये तुम्हारा फ्यूचर हो जाए। हाँ जी, बात करेंगे जज एडवोकेट जनरल के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि तुम्हारा एज ए जैग बनकर रोल क्या होगा। दोस्त, कोई भी सर्विस को हम सर्व करने जाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमें अपनी लाइफ के इतने सारे साल जहां बिताने हैं वहां हम वास्तव में करने क्या वाले हैं। अगर हम अपने पसंद का काम नहीं कर रहे हैं तो बेसिकली आप वहां पे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। आप ना ही मन से काम करेंगे, खुद का नुकसान करेंगे और सामने जहां पहुंच रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, वहां का नुकसान करेंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द रोल्स ऑफ अ जज एडवोकेट जनरल। सर ऐसा है, देखिए, आर्मी बहुत बड़ी है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे डिसिप्लिनरी एक्शंस होते हैं जिनके लिए ऐसे मतलब आपको लिटिगेशन हो सकती है, आपको लिटिगेशन में फाइट करना पड़ सकता है। तो कोर्ट में आर्मी की तरफ से आर्मी के लिए जो केसेस लड़े जाते हैं उनमें आपके ये जैग जो ऑफिसर्स होते हैं वो उनका काम होता है, ठीक है। और देखिए, डेवलपिंग फील्ड्स ऑफ लॉ लाइक साइबर लॉ, ह्यूमन राइट्स लॉ, जब एक देश से दूसरे देश में कुछ विवाद होता है तब ह्यूमन राइट्स के जो इश्यूज जनरेट होते हैं, और भी ऐसी कई सारी चीजें हैं जिनमें आर्मी इन्वॉल्व होती है, मिलिट्री इन्वॉल्व होती है, तो उस केस में जैग का यूज होता है, जैग का काम होता है। और सुनिए, आप लीगल एडवाइस दे सकते हैं सीधा टॉप मोस्ट अथॉरिटी को। जी हाँ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को आप सीधा रिपोर्ट कर सकते हैं अगर उसको आपसे एडवाइस चाहिए सर। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है। चलिए बात करते हैं रिक्रूटमेंट की। तो रिक्रूटमेंट देखिए सर, साल में 2 बार होता है। वैकेंसीज की अगर बात करें तो कम आती हैं, मैं मना नहीं करूंगा, कम आती हैं। एक तरह की ये डायरेक्ट एंट्री है, क्या समझ रहे हो? डायरेक्ट एंट्री है, यहाँ कोई एग्जाम स्पेसिफिक नहीं होता है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है वो हम इस वीडियो के एंड तक समझेंगे, पर अभी समझ के चलो, एक डायरेक्ट एंट्री है जहां पे एग्जाम नहीं होता है, ठीक है। अब बोथ मेल एंड फीमेल हैव टू बी अनमैरिड, ठीक है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप इस सर्विस में नहीं आ सकते हैं, आप आर्मी को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। और एज लिमिट की अगर हम बात करें, वो एलिजिबिलिटी के अंदर आ गया। तो एज अगर आपकी 21 से 27 है तो आप एलिजिबल हैं इस चीज के लिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखिए सर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर आप एलएलबी करे हुए हैं, 55% से ज्यादा नंबर आपके आए रखे हैं, कितने? 55% से, जो कि आई थिंक ऑब्वियसली इतना तो आप स्कोर करे ही होंगे। तो अगर आप एक ऐसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से जो कि बार काउंसिल द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, और आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो आप लॉयर बनने के लिए बार काउंसिल के जो रूल्स हैं उनको स्पेसिफाई, उन पर खरे उतरते हैं, तो आप इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हैं। नेशनैलिटी के जो क्राइटेरिया हैं दोस्त, वो तुम्हारी स्क्रीन पर अपीयर हो जाएंगे, उनको तुम देख सकते हो। और आई थिंक तुम इंडियन सिटीजन हो, और आसपास की जो चीजें हैं उसके अलावा तुम्हारे लिए कोई जरूरत की नहीं है, ठीक है, बिकॉज मोस्ट ऑफ आवर ऑडियंस इज फ्रॉम इंडिया। सो अगर हम बात करें नेक्स्ट चीज की, तो वैकेंसीज में तो बता दी है कम आती हैं। कितनी कम आती है सर? तो कई बार तो यार 5 मेल की आ गई, ठीक है, लास्ट नोटिफिकेशन मुझे याद है, 5 मेल की, 3 फीमेल की, है ना। तो इस तरह के नंबर ऑफ जो वैकेंसीज हैं वो कम होती हैं। अब सर कहोगे इतनी कम, मतलब इसमें सर मतलब क्या मुझे देना भी चाहिए? मेरा तो नहीं होगा। तो आई वुड से कि ये थिंकिंग रॉन्ग है दोस्त, क्योंकि सबसे पहली बात तो यहां पे बहुत ही कम एप्लीकेशंस भी होती हैं। तो ओवरऑल वी कंसीडर अ रेशियो व्हेन वी टॉक अबाउट प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन इन एन एग्जाम। तो वो आप देख सकते हो उतना ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है इसके बारे में। सबसे पहली बात, तो पता भी होता है तो आर्मी को ज्वाइन करने का मादा हर किसी में नहीं होता है दोस्त, ठीक है। सो ये चीज है, तो इसलिए इससे घबराना नहीं है। बात करते हैं टर्म्स एंड कंडीशन की। अगर तुम सर्विस में आ जाते हो, हाँ जी,
तो सर्विस में आने के लिए जब तुम टेन्योर की बात करो तो टेन्योर तुम्हारा यानी कि तुम सर्विस कब तक दे सकते हो। देखो आर्मी में तुम यहां से जब बनोगे तो तुम परमानेंट कमीशन में नहीं जाओगे, तुम शॉर्ट सर्विस कमीशन में जाओगे, यानी कि तुम्हारी जो इनिशियल सर्विस होगी वो 10 साल की होगी। 10+4 years क्यों लिखा है सर? 10+4 years इसलिए लिखा क्योंकि तुम्हारी इनिशियल सर्विस जो 10 साल की होगी वो तुम एक्सटेंड हो सकती है अगर तुम सारे क्राइटेरिया को मैट करते हो, तुम्हारी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है पिछले 10 सालों में, तो तुम 4 साल के लिए अपनी सर्विस एक्सटेंड करवा सकते हो। और तो और सुनो, अगर तुम्हारा सारा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है तो तुम परमानेंट कमीशन में भी रिक्रूट कर जा सकते हो। और ये जो चीज होगी वो 10th ईयर में ही हो जाएगी, 14th के बाद नहीं होगी, 10th में ही समझो। क्या होगा 10th ईयर, अगर आप 10th आपका ईयर हो रहा है सर्विस का, तो या तो आप परमानेंट कमीशन में पहुंच जाओगे या फिर आपको ये 4 साल का एक्सटेंशन मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है सर। प्रोबेशन पीरियड कितना होता है? तो प्रोबेशन पीरियड होता है यहाँ पे 6 महीने का। ट्रेनिंग पीरियड नहीं कहूंगा, ट्रेनिंग पीरियड तो अलग है। प्रोबेशन पीरियड में मान लो तुम पे उतने बर्डन्स नहीं होते हैं, तुम्हें एक तरह से एनालाइज किया जा रहा होता है, तुम्हें समझा जा रहा होता है, ठीक है, कह सकते हो। टर्मिनेशन, तो टर्मिनेशन की जो सारी स्कीम्स एंड पॉलिसीज है कि किन किन ग्राउंड्स पे टर्मिनेट किया जा सकता है, वो सारी चीजें मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ की लिंक दे दूंगा, उसको जाके तुम देख लेना, क्योंकि ये सब चीजें अभी कंसिडर की नहीं करने की हैं, अभी ये सब तुम्हें बाद में देखनी होंगी। सो अगर एनीवन इज इंटरेस्टेड तो उसको चेकआउट कर सकता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तुम्हें, ठीक है। चलिए सर बात करते हैं ट्रेनिंग की। तो ट्रेनिंग 49 वीक्स, ऑलमोस्ट 1 साल की ट्रेनिंग आपकी ओटीए चेन्नई में जाकर होगी, ठीक है। रेगुलर ट्रेनिंग होती है, काफी कुछ सिखाया जाता है, ठीक है। मिलिट्री सर्विस पे आपको ये सब अलाउंसेस की चलो हम बात करेंगे, ठीक है। अलाउंसेस तो यार इतने हैं गिनते रह जाओगे। वही तो मैं कह रहा हूं, मैंने उस सबको मेंशन करूंगा तो मतलब तुम्हारे मोटिवेशन की मतलब हद हो जाएगी। तो कहने की बात यह है कि अगर तुमको सबको डिटेल में जानना है तो जो पीडीएफ की बात कर रहा हूं डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर लो। बाकी मेन समझ लो कि तुम्हें मिलिट्री सर्विस पे इतना मिल जाएगा, जो है तुम्हारा स्टाइपेंड वेन्यू एंड कैडेट ट्रेनिंग, तो तुम्हारा ये 56,000 मिल जाएगा। रैंक्स कौन कौन से होते हैं? तो लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, इस तरह से बहुत सारी रैंक्स हैं, वो सारी की सारी उसमें मेंशन है, तो चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। चीजों को मतलब जानने की जो है ना इंट्रोडक्शन होता है ना किस चीज के बारे में, वो तुम्हें जब पता चल जाए ना, उसके बाद तुम खुद ही इतने ज्यादा होशियार हो कि उसको खंगोर के कहीं से भी खोद के सारी चीजें उसके बारे में पता कर ही लोगे। तो अगर तुम्हें समझ में आ रहा है कि सर्विस तुम्हारे लिए है तो इसकी सारी जानकारी तुम अपने आप ही ढूंढ लोगे। बाकी फिर भी मैं तुम्हें वो दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में ढूंढ सकते हो जाके, ठीक है। अलाउंसेस की लिस्ट एंडलेस है, इतनी सारी चीजें हैं, तुमको मजा आ जाएगा देख के, चेक कर लो जाके। अप्लाई कैसे करना है सर? ये वेबसाइट दे रहा हूं दोस्त, www.joinindianarmy.nic.in। इस वेबसाइट पे जाकर ही तुम अपनी एप्लीकेशन सबमिट करोगे, फिर तुम्हारी शॉर्टलिस्टिंग होगी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के डिपार्टमेंट के द्वारा। उसके बाद तुम्हें ईमेल आएगा एसएसबी के इंटरव्यू के लिए। शॉर्टलिस्टिंग किस तरह से होगी देखो, समझो यार, तुमने डॉक्यूमेंट सबमिट किए, क्या तुम परसेंटेज क्राइटेरिया मैच कर रहे हो, क्या तुमने ये जो चीजें बताई थी मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो तुम्हारा मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, शॉर्टलिस्टिंग हो जाएगी, फिर तुम्हें बुलाया जाएगा। अब तुम जब पहुंच जाते हो एसएसबी के लिए वहां पे, तो तुम्हारा 2 स्टेजेस में इंटरव्यू होगा, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। उसके बाद तुम्हारा होगा मेडिकल एग्जामिनेशन। अब ये जब सब चीजें तुम क्वालिफाई करेगा, ऐसे क्राइटेरिया क्या है, अगर तुम जाना चाहते हो तो मुझे डिस्क्रिप्शन में बताओ कमेंट करके, मैं इन सबके सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा। और अगर तुम्हारा मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर हो जाता है तो उसके बाद तुम्हें मेरिट लिस्ट में नाम आना जरूरी है। क्योंकि मान लो 2 लोगों के सेम नंबर आए, 2 लोगों के सेम नंबर आए, तो उसका किसका होगा? मतलब एसएसबी केवल क्लियर करना इज नॉट द फैक्टर, जितनी वैकेंसीज हैं उसके हिसाब से मान लो जो नंबर आए उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट बनेगी। तो तुम्हारा ये 4 प्रोसेस है, मेरिट लिस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन, एसएसबी इंटरव्यू, अलॉटमेंट ऑफ डेट्स एंड सेंटर, शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स। तो ये सब चीजों के थ्रू जब गुजरोगे तब तुम्हें एक वो प्यार सा लेटर मिलेगा ओटीए चेन्नई में अपनी ट्रेनिंग को ज्वाइन करने का। समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है दोस्त, लॉग अपने आए हो तो चीजों को एक्सप्लोर करने में रहो मत। केवल लिमिटेड ऑप्शंस नहीं है तुम्हारे पास, बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, गवर्नमेंट में भी प्राइवेट सेक्टर में भी। सबके बारे में जानना चाहते हो अगर तो इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे। मेरा टारगेट यही है कि तुम्हें सबसे बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड करूं, ठीक है।
अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इंस्टा पे हमें जाके फॉलो कर दो, क्योंकि उसमें रेगुलर मैं ऐसे अपडेट्स देता रहता हूं along with some interesting facts about law। और अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्त तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। बाय बाय।